आज का जो टॉपिक है वो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डाटा भी बहुत सारा है और कुछ कुछ प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग देखिए और इसका जो डाटा है उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। आपका एक सेपरेट कॉपी रखिए नोट करने के लिए डाटा, और इसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए ताकि आपका याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारा डाटा रहता है। तो तो हम लोग पढ़ेंगे आज असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। उसका क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे, की फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होगा, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड। अच्छा, ये थोड़ा ये हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसे असेसमेंट रिपोर्ट आया है और ये जो है मैं इसमें जो जो लिखा है वो मैं एलाबरेटली दूसरे स्लाइड में लिखती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एलाबरेट ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस, ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है ये इंफॉर्मेशन कि पहली बार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस रिलीज असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट द डॉक्यूमेंट जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया का मैंने क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे ह्यूमन का जो भी नेचर है कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, हिमालयस, इंडियन ओशंस में कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें ये हाईलाइट कर रहा है ऑब्जर्व, वो क्या क्या ऑब्जर्व किया है ये सबको हाईलाइट किया है, और प्रोजेक्ट कर रहा है कि प्रोजेक्ट चेंजेस इन वेरियस climatic dimensions over Indian region and their impacts and various policies actions to deal with the region climate change। जैसे कि हम लोग क्या क्या की फाइंडिंग्स है, एक तो है देखो मैं बोलते राइज इन टेम्परेचर राइज। ठीक है, और एक क्या है रेनफॉल का पैटर्न चेंज। ठीक है, ऐसे याद रखिए, रेन होगा तो ड्रॉप्ड और फ्लड ये चेंज होगा। ठीक है, और उसमें क्या है आप लोग का सी लेवल राइज भी होगा। ठीक है, तो और फिर हिमालयन रीजन। तो ये याद कैसे रहेंगे, अगर भी आप मेंस राइटिंग में ये तीनों भी मैंने इतना भी लिख के आ जाएंगे तभी भी कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पहले होगा टेम्परेचर होने से आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, तो उसमें ड्रॉप भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है, और फिर उसमें आपका सी लेवल राइज ही होगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी आएगा, ये भी आएगा, साइक्लोन भी आ सकता है, और क्या जैसे कि अभी आ रहा है, और हिमालयन में भी चेंजेस होगा। तो आप लोग ये आराम से लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मैं आपको याद कैसे रखोगे वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको इजी रहेगा सब चीज़ याद रखने में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है 0.7 डिग्री। हम लोग पेरिस क्लाइमेट के हिसाब से हमको मैक्सिमम 2 डिग्री रहना चाहिए। 2 डिग्री भी बहुत है, अगर 1.5 डिग्री से अगर 2 डिग्री जा रहा है उसका मतलब कि 80% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो सोच लीजिए कि अगर हम लोग का टेम्परेचर राइज होगा अप्रोक्सीमेटली 4.4 डिग्री, तो क्या कैसा सिचुएशन होगा इंडिया का। फ्रिक्वेंटली हीट, ऑब्वियसली हीट वेव्स आएगा, सारा चेंजेस होगा पैटर्न्स। तो ये बहुत ही हाई है, मैंने फ्रिक्वेंटली जितना भी अभी हीट वेव आ रहा है, समर का हीट वेव आ रहा है, उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो सोच लीजिए कैसा हम लोग का मैंने क्लाइमेट कैसा चेंज रहेगा। और क्या है फिर, और एक है हम लोग का पैटर्न कैसे चेंज होगा रेनफॉल का। जैसे कि हम लोग का पहले क्या है कि जो हम लोग का नॉर्मल समर मानसून था वो चेंजेस हो रहा था, वो डिक्लाइन हो रहा था, 6% डिक्लाइन हो रहा है अभी। ठीक है, कब से 1951 से लेके 2015 तक। ठीक है, और देखिए एक तो आपको वेस्टर्न घाट में डिस्टर्बेंस हो रहा है और एक इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में हम लोग का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स में। तो अगर यहाँ पर आपका
डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। अगर आपका इसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अगर होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है यूपी बिहार में, तो वो भी आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा। अगर देखो लोकलाइज्ड रेन ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी रेन ज़्यादा हो रहा है और कभी कभी सूखा भी ज़्यादा पड़ रहा है, ड्राई भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कभी भी हम लोग देखिए आजकल कभी भी बारिश हो रहा है, कभी भी कुछ अपने हिसाब से सारा अपने हिसाब से हो रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है। अभी समर में इतना सारा साइक्लोन्स आया, ये आया, टेम्परेचर जब बहुत हाई आना चाहिए तभी रेनफॉल आता है, और जब रेन सीजन आता है तो समर आता है, जब विंटर आता है तो ज़्यादा गर्मी होता है। तो ये सब मेरे क्लाइमेट चेंज का ही असर है एक्चुअली। और क्या है, अभी प्रेसिपिटेशंस भी बहुत ज़्यादा आता है आपका, और कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक भी रहता है। और ड्रॉप भी आपका जो सूखा है वो भी आपका इंक्रीज़ हो गया है 1.3 डिग्री, ठीक है। और कब से ना 1951 से लेके आपका 2006 तक कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हुआ है ने सेंट्रल तो उसके बाद साउथ वेस्ट, हाँ, मतलब कि ये साइड में, और साउथ पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्टर्न। आप ऐसे याद रखेंगे ना तो याद रह जाएगा। मैंने बोला था ये बीच में, और ये यहाँ और यहाँ, याद रहेगा आराम से। और क्या है, इसमें दो ड्रॉप पर डीके हो रहा है एवरेज, ठीक है, ज़्यादा। अच्छा, प्रोजेक्शंस क्या है कि फ्रिक्वेंटली ही हमको ड्रॉप देखने मिलेगा। तो ड्रॉप कभी कभी कुछ पार्ट में होगा तो फ्लड भी आएगा। फ्लड भी इंक्रीज़ हो रहा है 1950 से। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हो रहा है लेकिन बहुत इंटेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो सॉरी, हाँ, मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हाई रेट ऑफ ग्लेशियर्स भी आपका मेल्ट होता है। तो क्या होगा, देखो पहली बार जब ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो ज़्यादा क्या होगा, हम लोग का रिवर फ्लो होगा, फ्लड आएगा। और जब पूरा उसमें जो ग्लेशियर्स है उसमें अगर स्नो कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ड्रॉप आएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अगर सारा स्नो मेल्ट हो गया तो सोच लो फ्लड आएगा, उसके बाद पानी ही नहीं आएगा रिवर में, ठीक है। और क्या है, सी लेवल राइज भी हो रहा है आपका क्योंकि हम लोग का जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है 1% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो कि आप लोग का ग्लोबली 0.7% होना चाहिए, लेकिन हम लोग का 1 डिग्री राइज हो रहा है। तो देखिए कितना, मैंने टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है तो कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और फिर अभी हम लोग का क्या है कि फ्रिक्वेंटली साइक्लोन भी आ रहा है, ठीक है। और हिंदू कुश माउंटेन में भी आप लोग का जहाँ पर बोलते हैं कि बहुत सारा स्नो है, उसका स्नोफॉल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसका स्नोफॉल डिक्रीज़ हो रहा है। और जो आपका बोलते काराकोरम हाई हिमालयन रीजन है, उसमें क्या विंटर टाइम का जो प्रेसिपिटेशंस है वो उसका ये हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब इम्बैलेंस हो रहा है आपका। तो इसका क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक तो है आपका फूड सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर होगा तो आपका एक्सट्रीम हीट होगा तो हीट मैंने फ्लड भी आएगा, ड्रॉप भी आएगा, रेनफॉल में भी चेंजेस आएगा, तो आपका क्रॉप यील्ड में भी प्रॉब्लम आएगा। नीति आयोग का एक रिपोर्ट है जिसमें से कि बोला गया है कि टोटल हम लोग का जो पल्सेस, ऑयल सीड्स और कटन्स है उस मैंने रेन फीड एरिया से ही आता है, एग्रीकल्चर से आता है। जैसे कि इसको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉटन्स वो आता है आपका बहुत सारा रेन फीड एग्रीकल्चर के एरिया से, जो कि बहुत अफेक्टेड रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, वाटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हमको डिलेमा में रहेंगे, कभी फ्लड होगा तो कभी ड्रॉप होगा, दोनों ही हमको प्रॉब्लम है। और क्या है,
फिर है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी ठीक से नहीं हो पाएगा। और आपका राइज इन टेम्परेचर, राइज इन सी लेवल में क्या होगा, आपका वाटर जो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो कि गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हम लोग देख रहे हैं अभी। और डिक्लाइन इन स्नोफॉल एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर इन द हिंदू कुश रीजन क्या होगा, अफेक्ट करेगा वाटर सप्लाई इन द मेजर। मैंने पहले ही बोला कि वाटर सप्लाई जो मेन रिवर में और स्ट्रीम्स में है, जैसे कि इंदस, गंगस और गंगास और ब्रह्मपुत्रस में, इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। पहले फ्लड आएगा, उसके बाद ड्रॉप्ट आएगा, क्योंकि पानी ही नहीं होगा, कहाँ से देंगे, आएगा। हम लोग को बोलते कि हम लोग कितना अच्छा है, पेनिनसुला रिवर है, मैंने रिवर है जो कि पूरा 12 महीने चल रहा है। अगर ऐसा क्लाइमेट रहा तो 12 महीने तो बिल्कुल नहीं होने वाला वहाँ पर। अरे मैंने क्या, अरे आपका पानी उधर आएगा ही नहीं। और उसके बाद हम लोग का एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है दिन ये में, तो हम लोग का उसमें देखो, जैसे कि हम लोग एसी लगाते हैं, तो एसी लगाते हैं तो उसमें क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है तो ज़्यादा गर्मी होता है, तो हम लोग ज़्यादा एसी लगाते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम लोग उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है, ह्यूमन हेल्थ भी आपका अफेक्ट करेगा ही। अगर आपका हाई टेम्परेचर रहेगा, अगर आपका हाई टेम्परेचर रहेगा तो वेदर भी वैसा रहेगा, वेदर ऐसा रहेगा तो क्लाइमेट प्रॉब्लम रहेगा, क्लाइमेट प्रॉब्लम रहेगा तो आपका हीट स्ट्रोक्स, आपका कार्डियोमस्कुलर न्यूरो प्रॉब्लम्स, क्या वेक्टर बर्न डिजीजेज जैसे मलेरिया और डेंगू भी आने वाला है। तो ये और फूड का भी अवेलेबल रहेगा, अगर अवेलेबल रहा अभी तो ये आपके बजट में होगा कि नहीं होगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग का क्या बोलते हैं, वाटर जो मिलेगा वो भी हम लोग का, और फूड भी जो मिलेगा वो न्यूट्रिशन होगा कि नहीं होगा। और पर्टिकुलरली हम लोग को वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि उनके पास तो एसी नहीं है, कुछ नहीं है, और ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इंडस्ट्री लगा के, और छोटा जो वीकर सेक्शंस लोग हैं उन लोग प्रॉब्लम मैंने फेस करेंगे। और क्या है, सोशल इशू, जैसे कि आप लोग का हमेशा अगर ड्रॉप्ड और ये सब रहेगा, साइक्लोन रहेगा, तो वहाँ कौन रहना चाहिएगा, तो माइग्रेशंस भी होगा। और क्या, डाइवर्सिटीज़ का भी तो सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम है, क्योंकि मेनी स्पीशीज़ क्या करेंगे कि इनका जो बहुत सारे स्पीशीज़ का उसका थ्रेट रहेगा, क्लाइमेट चेंज इतना हुआ तो उनका लाइफ का थ्रेट रहेगा। जैसे कि इंडियन ओशंस में हम लोग का 30% कोरल रीफ्स है और 13% ग्लोबल वाइल्ड वॉच फिशेस है, तो ये सब भी प्रॉब्लम होगा। कोरल्स प्रॉब्लम होगा तो मैंने प्लांटन्स को प्रॉब्लम होगा, तो जू प्लांटन्स को प्रॉब्लम होगा, फिशरीज़, ये सब बहुत सारा इम्पेक्ट करेगा, फिशरीज़ मेनली। और इम्पेक्ट क्यों होगा, क्योंकि राइज इन द मैंने हीट वेव होगा इन द ओशंस, जिसको बोलते हैं मेराइन हीट वेव्स। इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, जैसे इकोनॉमिकली, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, बोला कि डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्राफ्ट होगा। 2.5 GDP हम लोग का प्रॉब्लम करने वाला है, का लॉस होगा। और हेल्थ भी हम लोग का खर्चा ही होने वाला है, प्रोडक्टिविटी मैंने लॉस होगा। 8.5% ऑफ GDP हम लोग का मैंने लॉस होगा अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो इतना तो प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। अब इसका सल्यूशन क्या है, सल्यूशन सबसे ज़्यादा है कि अवेयरनेस, आया नहीं क्या, हाँ अवेयरनेस है, ठीक है। एक हम लोग का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाना है, जो कि बन चुका है, जो 2008 में, और उसने क्या बोल बाय प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, जो कि क्रिएट करेगा अवेयरनेस एमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन द
थ्रेट पोज बाय द क्लाइमेट चेंज एंड स्टेप, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उसको काउंटर करने में। उसका 8 मेजर्स हम लोग एमिशंस देखेंगे, जैसे कि उसका 8 मेजर एमिशंस कवर कर रहा है। एक सोलर एमिशंस, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, और क्या वाटर मिशंस, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्टैटिक आपका नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक नेशनल ग्रीन एनर्जी फंड भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रिएट किया था, नेशनल ग्रीन एनर्जी फंड 2010 में। ये एक आपका ये हो सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते, कब क्रिएट हुआ आपका नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ठीक है। ये कब, 2010 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो कि अभी 11 साल हुआ उसको। फॉर क्या, फॉर फाइनेंसिंग एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड फंडिंग रिसर्च इन द एरिया ऑफ क्लीन एनर्जी इन द कंट्री। प्रमोशंस और फाइनेंस करने के लिए ही क्लीन एनर्जी इन द कंट्री। और क्या है जिसका जो हम लोग का, हाँ, फिर हम लोग क्या पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी किए हैं, जिसको क्या क्या देखो, ये सबसे आपका याद रहना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट में हम लोग 3 कमिटमेंट्स किए थे। तो ये रहा कमिटमेंट लिस्ट। देखो, हाँ, अरे ये यहाँ पर ये हमने क्या क्या कमिटमेंट किया। इंडियन जो ग्रीन हाउस एमिशंस कर रहा है वो रिड्यूस बाय करना है उसको 33 से लेके 35% तक, ठीक है, बिलो 2005 बाय 2030। आपका सस्टेनेबल गोल भी है ना 2030 तक, तो उतना मैंने 2005 तक जितना था आपका ग्रीन हाउस एमिशंस, उसका 33 से लेके 35 मैंने परसेंटेज आपको डिक्रीज़ करना है। और एक क्या है उसके साथ, अरे बीच में ये हो गया, हाँ, एक 40% आपका जो पावर कैपेसिटी है, 40% जो आपका पावर कैपेसिटी है ना, पावर कैपेसिटी वो आपका आना चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, ठीक है। जैसे कि सोलर हुआ, अभी तो सोलर के लिए हम लोग बोले ना 175 गीगावाट तक जो हम लोग कमिटमेंट किए थे, उसमें 100 वाट का कहाँ से आएगा आपका सोलर एनर्जी से, और याद नहीं, 60 आएगा आपको विंड से, और इसका ये हो गया 160, और जो 15 है उसमें शायद 5 है माइक्रो जो हाइड्रो ये होता है, माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसमें आ सकते हैं, और 10 शायद बायो गैस से आएगा। ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मेरे को याद नहीं है, ये दोनों याद था क्योंकि थोड़ा सा 100 और 60 था ना, तो इसलिए। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे, जो कि आपका 2.5 से 3 टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट टू, मतलब कि एक फॉरेस्ट इक्विवेलेंट आपको मैंने जितना भी हम लोग इंडस्ट्री से कार्बन एमिट करेंगे उतना वो सिंक कर सकता है, उतना उसका कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग का न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इसका मतलब नहीं है कि हम लोग एमिशंस नहीं करेंगे, हम लोग एमिशंस करेंगे, लेकिन हम लोग जो भी एमिशंस करेंगे उसका इतना फॉरेस्ट लगा देंगे ताकि वो सिंक कर देगा, वो कार्बन को सिंक करेगा, ठीक है। और हम लोग भारत अभी तो BS6 आप देख ही लिए कि BS4 से BS6 हम लोग आ ही चुके हैं अभी तक, ठीक है। BS5 को स्किप कर दिए। और वे फॉरवर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हम लोग एक एम्फासिस कहाँ पर कर सकते हैं कि एक वाइडनिंग ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क सस्टेनिंग
मॉनिटरिंग और एक्सपांडिंग रिसर्च। हम लोग रिसर्च मॉनिटरिंग मैंने कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना कम हुआ। रिसर्च भी थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। और हम लोग अगर पुअर, देखो हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होगा, जो बाहर जाते हैं, जो लेबरर्स है, फार्मर्स है, पुअर्स है, तो उनको इक्वलेंट एंड सोशल जस्टिस उनके लिए कुछ बनाना। और वो क्योंकि वो बहुत वनरेबल हैं। एक तो हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे सबसे अच्छा, और एक्सपांड भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, और हम लोग डेवलपमेंट भी करेंगे कि उसको क्या क्या हम लोग उसको मिटिगेशंस कर सकते हैं, मतलब कि उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। और हम लोग इक्वलिटी और सोशल जस्टिस भी देखेंगे कि उन लोग को, जो हम लोग का ये सब काम करने से जो जो वनरेबल मैंने पीपल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, पर्सन्स, उनको कैसे हेल्प करेंगे। तो ये सब आपका आई थिंक वे फॉरवर्ड है। आप लोग एक काम कीजिए, आई एम गिविंग माई ईमेल आईडी, तो आप उसमें ये सब मैंने जब ये पढ़ाया उसको एक कंपाइल करके आप मेरे को 1-2 एक काम कीजिए, 250 वर्ड्स में मेरे को एक लिख के बताइए, ठीक है, ताकि मैं जान सकूँगी कि आपने क्या समझा, क्या किया, ठीक है। तो दैट्स इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने पहले नहीं बोल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल रही हूँ। देखो मैं हमेशा फ्री ही पढ़ाऊँगी, बिकॉज आई लाइक टू टीचिंग करना, मेरे को मज़ा आ रहा है। लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन थोड़ा दबा दीजिए, ताकि जो भी अब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो गाइज़ थैंक यू। और मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। एक्चुअली ये थोड़ा मैं पढ़ रही थी, मैं फिर इसको थोड़ा सा वीडियो बना देना है, और जो कि आपको बहुत हेल्प होने वाला है एनवायरनमेंट के सेक्टर में। और इसमें बहुत सारा प्रीलिम्स का भी कुछ था एग्जाम्पल्स भी मैंने कि जो कि आने वाला है क्वेश्चंस। तो थैंक यू और गुड नाइट।